हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में। मेमोरी हायरार्की, सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि मेमोरी हायरार्की की ज़रूरत क्यों हुई। जैसे कि कंप्यूटर के मेमोरी में डिफरेंट लेयर होते हैं मेमोरी हायरार्की में। तो अगर जैसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ऑब्टेन मिनिमम एवरेज एक्सेस टाइम एंड सेकंड इज टू और मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जिस इस मेन उद्देश्य इसका ये है कि अगर फास्टर मेमोरी है तो उसकी तो परफॉर्मेंस तो हाई होगी, लेकिन जो कॉस्ट होगा वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। और दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि जो स्लो मेमोरी है उसकी परफॉर्मेंस तो कम होगी लेकिन स्टोरेज ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स फास्टर मेमोरी में स्टोरेज कम होती है और परफॉर्मेंस हाई होती है, और स्लो मेमोरी में इसकी परफॉर्मेंस कम होगी एंड स्टोरेज ज़्यादा होगी। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम मेमोरी हायरार्की का टॉपिक, और इसी कारण मेमोरी हायरार्की आया, जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम का जो एग्जीक्यूशन टाइम एंड एक्सेस टाइम होता है डाटा का, वो इम्प्रूव हो सके और कॉस्ट भी मिनिमाइज हो सके। तो मेमोरी हायरार्की क्या होती है? मेमोरी हायरार्की को हम पिरामिडल स्ट्रक्चर में डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि जो 4 टाइप्स का लेयर्स होता है। फ्रॉम बॉटम ऑक्सिलरी मेमोरी दैट इंक्लूड्स मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, जो कि स्लो डिवाइसेस होता है बहुत। कैपेसिटी इसकी तो हाई होती है और यूज्ड होता है बैकअप स्टोरेज के लिए। देन कम्स मेन मेमोरी, जो कि रिलेटिवली फास्टर होती है ऑक्सिलरी मेमोरी से, और ये यूज़ होता है ऐसे डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए जो कि करंटली ज़रूरत होती है प्रोसेसर को। देन कम्स कैश मेमोरी, जो कि स्मॉलर होता है बट फास्टर होता है मेन मेमोरी से, और इसका मेन यूज़ ये है कि ये करंटली ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करता है जो कि अंडर एग्जीक्यूशन में हो सीपीयू के अंदर। देन कम्स रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के इनसाइड लाई करता है, जो कि ऑपरेंड्स लाइक डेटा एंड ऑल उस वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो ओवरऑल ये है मेमोरी हायरार्की, जो कि इंक्लूड होता है रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम देख लें तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, लेकिन एसेसिबल, दैट मीन्स जो डेटा का एक्सेस टाइम है वो स्लो होता जाएगा। और फ्रॉम बॉटम टू टॉप स्पीड तो इंक्रीज होगा एंड कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि मेमोरी हायरार्की से जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं मेमोरी के, वो डेटा हर जगह डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे और जिस तरह सीपीयू को ज़रूरत होगी डेटा को, उस तरह से वो एक्सेस कर लेगा, जिससे परफॉर्मेंस और कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, परफॉर्मेंस हाई हो और कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है फ्लो चार्ट, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक टेप्स स्लोअर होते हैं डिस्क से बिकॉज दे आर यूज्ड टू स्टोर रिमूवेबल फाइल्स, और मैग्नेटिक डिस्क आर यूज्ड फॉर स्टोरेज बैकअप। एंड देन कम्स द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की जैसे कि ये स्टोर करता है ऐसे प्रोग्राम जो करंटली नीडेड होते हैं प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए। कैश मेमोरी, जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है सीपीयू से, और एक तरह से ये ब्रिज है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच। कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी के स्पीड परफॉर्मेंस को ये कंपनसेट करता है। कैश मेमोरी जैसा सीपीयू एंड मेन मेमोरी के दोनों की स्पीड डिफरेंट होती हैं, और स्पीड डिफरेंस की वजह से हमें जो सीपीयू डेटा एक्सेस नहीं कर पाता जल्दी, और जिससे कि
उस परफॉर्मेंस डिले हो जाता है। तो ये कैश मेमोरी एक हाई स्पीड प्रोसेसिंग मेमोरी है जो कि इस हाई स्पीड डिफरेंस को कंपनसेट करता है, और जो भी डेटा मेन मेमोरी को चाहिए वो कैश मेमोरी में कॉपी होता है, जिससे कि सीपीयू डायरेक्ट कैश मेमोरी के से कम्युनिकेट करे और डेटा एक्सेस करे। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स भी होती हैं जो कि स्टोर करते हैं ऑपरेंड्स के डेटा को और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स लाइक ऑपरेंड एंड ऑल। देन कम्स आईओ प्रोसेसर, जो कि मैनेज करता है डेटा ट्रांसफर बिटवीन ऑक्सिलरी मेमोरी दैट इंक्लूड्स मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड मेन मेमोरी। तो ओवरऑल ये मेमोरी हायरार्की का फ्लोचार्ट एंड पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू मिनिमाइज एवरेज एक्सेस टाइम एंड सेकेंड वन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और कॉस्ट जो कंप्यूटर सिस्टम की है वो रिड्यूस हो जाएगी, और सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है डेटा एंड ऑल। तो हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी हायरार्की क्या है। मेमोरी हायरार्की इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी टू अचीव हाई परफॉर्मेंस एट लो कॉस्ट। मेमोरी हायरार्की एक अरेंजमेंट है 4 लेयर्स का, that includes register memory, main memory, cache memory and auxiliary memory based on speed, cost and capacity to achieve high performance. देन कम्स नीड क्यों है? क्योंकि फास्टर मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव होता है और वेरी लेस डेटा को स्टोर करता है, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी बहुत लो होती है। सेकेंड वन इज लार्ज मेमोरी इज स्लो बट स्टोरेज इज हाई। सो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए स्पीड, कॉस्ट एंड स्टोरेज कैपेसिटी को मल्टीपल लेवल्स ऑफ मेमोरी आर यूज्ड, जो कि हम मेमोरी हायरार्की कहते हैं। तो लेवल्स ऑफ मेमोरी, फर्स्ट वन इज रजिस्टर्स, जो कि सीपीयू के अंदर लाई करता है, लोकेटेड इनसाइड सीपीयू, फास्टर होता है एंड वेरी स्मॉल स्टोरेज। देन कम्स कैश मेमोरी, जो कि एक तरह से ब्रिज की तरह ऐड करता है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटा अंडर एग्जीक्यूशन में होता है प्रोग्राम्स, उसको ये स्टोर करता है, जिससे सीपीयू मेन मेमोरी को डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करे, इस कैश मेमोरी से करे, और एग्जीक्यूशन फास्ट हो, परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम भी एफिशिएंट हो, फास्टर देन रैम, that means main memory. Then comes main memory that includes RAM, random access memory, जो कि volatile में होता है। volatile का मतलब है कि डेटा तब तक अवेलेबल रहेगा सिस्टम में जब तक सिस्टम का पावर ऑन है, अनटिल अगर हम सिस्टम को पावर ऑफ कर दें तो डेटा वो डिलीट हो जाएगा सिस्टम से। तो स्टोर्स मेन मेमोरी के अंदर स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज। वोलेटाइल मेमोरी स्लोअर होता है कैश मेमोरी से। देन कम्स ऑक्सिलरी मेमोरी, लार्जर कैपेसिटी बट स्लोअर स्पीड, परमानेंट स्टोरेज। तो ओवरऑल ये है मेमोरी हायरार्की का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि इंक्लूड होती हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कंप्यूटर की स्पीड, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बनाने के लिए मेमोरी हायरार्की का यूज़ होता है, जिससे कंप्यूटर डेटा जो एक्सेस करे तो डिफरेंट लेयर में से करे, जिससे जब डिफरेंट लेयर पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कंप्यूटर को वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा डेटा एक्सेस करने के लिए, तो जिससे परफॉर्मेंस और कॉस्ट एफिशिएंट और बढ़िया हो। थैंक्स अ लॉट।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैश मेमोरी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंक्लूजन प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है कि अपर लेवल कैश में जो डेटा है वो लोअर लेवल कैश में भी होना चाहिए। तो इसका डिफिनीशन है कि इट स्टेट्स दैट इन अ मल्टी लेवल कैश सिस्टम द डेटा प्रेजेंट इन अ हाई लेवल कैश मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन लोअर लेवल कैश। तो एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में मान लें कि मेमोरी ब्लॉक्स L1 कैश में ए बी मेमोरी ब्लॉक्स हैं, L2 में A B C D एंड L3 में A B C D E। तो अब हम चेक करें कि L1 का AB L2 में प्रेजेंट है कि नहीं। L1 में AB जो है वो L2 में भी है। दैट मीन्स L1 इज अ सबसेट ऑफ L2 एंड L2 का जो ABCD ब्लॉक्स वो L3 में प्रेजेंट है। तो L2 इज सबसेट ऑफ L3। तो ये यहाँ इंक्लूजन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। तो इसे हम कह सकते हैं L1 इज सबसेट ऑफ L2, L2 इज सबसेट ऑफ L3। तो ये इंक्लूजन प्रॉपर्टी कैश मेमोरी की, जिसका मेन एम ये होना चाहिए कि अपर लेवल में जो कैश में जो डेटा है वो लोअर लेवल कैश में भी होने चाहिए। एडवांटेज क्या है, जिससे इजी कैश मैनेजमेंट, फास्टर डेटा लुकअप, बेटर कैश हायरार्की कंट्रोल होगा। नाउ दूसरा टाइप्स है कोहेरेंस प्रॉपर्टी। कोहेरेंस प्रॉपर्टी का मतलब है अगर सेम डेटा मल्टीपल कैश में स्टोर है तो सब कैश में उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसको कैश कोहेरेंस भी कहते हैं। तो कैश coherence property, it ensures that if multiple cache stores copies of same memory location, all copies must have same value। इसकी ज़रूरत क्यों आई? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर्स में मल्टीपल कोर CPU होते हैं और हर कोर का अपना कैश होता है। तो सेम मेमोरी लोकेशन मल्टीपल कैश में कॉपी हो सकती है। अगर एक कैश वैल्यू चेंज करें तो दूसरी कैश में भी ओल्ड वैल्यू रहे तो वो एरर दे देगा। दैट मीन्स अगर आप CPU अपडेट करना चाहे कैश मेमोरी के डेटा को, तो वो एक मेमोरी के डेटा को में अपडेट होगा लेकिन दूसरे में नहीं होगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा और डेटा मिसमैच हो सकता है। तो इसीलिए कैश मेमोरी आया। तो वाई वी नीडेड मॉडर्न सिस्टम है मल्टीपल कोर प्रोसेसर। तो इस कोर हैज इट्स ओन कोर, जो कि ये लिखा है सेम डेटा में एग्जिस्ट इन मल्टीपल कैश। और जब CPU अपडेट करने चाहेगा डेटा को तो वो एक ही कैश मेमोरी में अपडेट होगा और दूसरे में नहीं होगा, जो इसकी वजह से डेटा मिसमैच होगा और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा डेटा एक्सेस करने में। एग्जाम्पल है इनिशियल लोकेशन लीजिए। मान लीजिए x इक्वल्स टू 10 है मेमोरी लोकेशन। CPU1 कैश x इक्वल्स टू 10, CPU2 कैश x इक्वल्स टू 10, मेमोरी x इक्वल्स टू 10। अब CPU1 अपडेट करेगा वैल्यू, तो CPU कैश 1 x मेमोरी लोकेशन में 20 हो जाएगा, CPU2 x लोकेशन में 10 ही रहा और मेमोरी लोकेशन में 10 ही रहा। तो प्रॉब्लम CPU1 में 20, CPU2 10। तो ये कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम है। इसका करेक्ट क्या है सोल्यूशन? CPU1 कैश इक्वल्स टू 20 तीनों में अब सब जगह सेम वैल्यू है, सिस्टम कोहेरेंट है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट कैश मेमोरी की। तो डिफरेंस क्या है इंक्लूजन और कोहेरेंस में? इंक्लूजन में कैश लेवल्स का रिलेशन सबसेट L1 सबसेट L2 सबसेट L3 होना चाहिए, और दूसरा है L1 का डेटा L2 पे होना चाहिए। हायरार्की मेंटेन करता है इंक्लूजन प्रॉपर्टी। नाउ कोहेरेंस, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है कोहेरेंस प्रॉपर्टी ऑफ कैश मेमोरी। सेम डेटा की वैल्यू सब कैश में सेम होनी चाहिए, करेक्ट डेटा मेंटेन करता है। ये दोनों एक प्रॉपर्टी हैं कैश मेमोरी की। अब आगे वीडियो में हम
लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और हिट रेशियो वगैरह कंटिन्यू करेंगे। तो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन कैश मेमोरी पढ़ेंगे। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम सेम मेमोरी लोकेशन या उसके नियर बाय लोकेशंस को बार बार एक्सेस करने की टेंडेंसी होती है। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी भी कहते हैं। लोकेलिटी मीन्स एरिया। यहाँ एरिया इनसाइड मेमोरी की बात हो रही है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोग्राम जनरली रैंडम मेमोरी एक्सेस नहीं करता है, बल्कि सेम डेटा को रिपीटेडली यूज़ करता है या उसके आसपास वाली मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करता है। इसी बिहेवियर को लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इस प्रिंसिपल की वजह से कैश मेमोरी सिस्टम फास्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज डेटा कैश में स्टोर हो जाता है। तो इसका डिफिनीशन है, इट इज़ अ टर्म फॉर द फिनोमिना इन विच द सेम वैल्यूज और रिलेटेड स्टोरेज लोकेशंस आर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी एक्सेस प्लेटफॉर्म। सेकंड डिफिनीशन हो सकता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए प्रोसेसर टू एक्सेस द स्टेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस रिपीटेडली ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सपोज हम एग्जांपल लें एरे का फॉर int I equals to 0, I less than 5, I plus plus, sum equals to sum plus a of I। तो यहाँ मेमोरी एक्सेस पैटर्न a of 0, a of 1, a of 2 से लेकर a of 4 तक है। यहाँ प्रोग्राम नियर बाय मेमोरी लोकेशंस एक्सेस कर रहा है। यही लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एग्जांपल है। यहाँ a ऑफ 0 को एक्सेस किया पहले, फिर उसके बाद a ऑफ 1 को, a ऑफ 2 को, देन लास्ट में a ऑफ 3, देन a ऑफ 4। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो हर एक डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो इसी को ही लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है फॉर लूप, जो कि यहाँ है प्रोग्राम फॉर लूप, सब रूटीन्स, एरे, देन टेबल लुकअप प्रोसीजर। नाउ कम्स टाइप ऑफ लोकेलिटी रेफरेंस। तो पहला है टेम्पोरल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई मेमोरी लोकेशन अभी एक्सेस हुई है तो शॉर्ट टाइम में फिर से एक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। मतलब प्रोग्राम सेम डेटा को रिपीटेडली यूज़ करता है। तो हम इस डिफिनीशन को कह सकते हैं, इट सेज दैट इफ अ प्रोग्राम accesses one memory address, there is a good chance that it will access the same address again. It refers to the reuse of specific data resources within a short period of time. इसका एग्जाम्पल हो सकता है फॉर लूप एग्जाम्पल फॉर i equals to 0 to i equals to 10, i plus plus sum equals to sum plus a। तो यहाँ रिपीटेडली एक्सेस हो रहा है सम, ए एंड आई, क्योंकि ये 10 टाइम्स लूप चलेगा, तो 10 टाइम्स डेटा एक्सेस हो रहा है फॉर लूप के अंदर, जो कि एड्रेस सेम ही है लूप का। सेम एड्रेस ऑफ दिस लूप इज एक्सेस्ड मल्टीपल टाइम्स, तो इसे हम टेम्पोरल लोकेलिटी कहते हैं। लूप वेरिएबल्स यूजुअली टेम्पोरल लोकेलिटी शो करते हैं। नाउ कम्स स्पाशियल लोकेलिटी, जो कि स्पेस बेस्ड लोकेलिटी, और इसे हम डेटा लोकेलिटी भी कहते हैं। स्पेस लोकेलिटी सेज दैट इफ अ प्रोग्राम एक्सेसेस वन मेमोरी एड्रेस, देयर इज अ गुड चांस दैट इट विल आल्सो एक्सेस अदर नियर बाय मेमोरी एड्रेस। इसका मतलब है ये है कि अगर एक मेमोरी लोकेशन एक्सेस हुई है तो उसके नियर बाय मेमोरी लोकेशंस भी जल्दी एक्सेस होते हैं स्पेशियल लोकेलिटी में। It refers to the use of data elements within relatively close storage location. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एरे का। एरे में a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, 0, 1, 2, 3 ये इंडेक्स हैं एलिमेंट्स के एरे में, जो कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन सेम डेटा टाइप का स्टोर करता है एरे। एरे सिक्वेंशियल मेमोरी
में स्टोर करता है डेटा, इसलिए एडजेसेंट लोकेशंस जो होते हैं वो एक्सेस होती हैं इसमें, इसलिए इसको स्पेशियल लोकेलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल लें, अगर कोई प्रोग्राम है, I1, I2, I3, तो ये प्रोग्राम है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन का। तो आ, अगर ये CPU डायरेक्ट इसको मेन मेमोरी से एक्सेस किया, तो इसके जो नियर बाय लोकेशंस होते हैं इस प्रोग्राम में, जैसे I1 अगर एक्सेस किया तो I2 को भी करेगा, देन I3, तो इसी को हम स्पेशियल लोकेलिटी कहते हैं। क्यों, और इसका अदर नेम है डेटा लोकेलिटी, क्योंकि यहाँ I1 डेटा जब CPU एक्सेस करेगा तो I2 का भी जो डेटा होगा वो एक्सेस करेगा, तो इसे हम स्पेशियल लोकेलिटी कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल है रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज़ अगर वो है डेटा बेस जिसमें इंक्लूड होता है उसका फील्ड्स आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये स्पेशियल लोकेलिटी का एग्जांपल है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। इस वीडियो में हम कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में CPU बहुत फास्ट होता है, लेकिन मेन मेमोरी कंपैरेटिवली स्लो होती है, तो इस स्पीड डिफरेंस को मेमोरी बॉटलनेक कहते हैं। तो अगर CPU को हर डाटा रैम से लेना पड़े तो CPU को वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैश मेमोरी यूज़ होती है, जो कि बहुत स्मॉल साइज मेमोरी होती है लेकिन फास्टर होती है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं कैश मेमोरी इज़ ए स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी that stores frequently used instructions and data to reduce access time। कैश मेमोरी ऐसे प्रोग्राम्स और डेटास को स्टोर करता है जो कि CPU फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है, मतलब उसे हर वक्त हर टाइम ज़रूरत होती है, जिससे कि मेन मेमोरी से एक्सेस ना करे, डायरेक्ट कैश में रहे और जो भी डेटा या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो तो वो कैश से लेकर एग्जीक्यूट करे, और जिससे परफॉर्मेंस हाई हो और स्पीड भी एंड एक्सेस टाइम कम हो जाएगा। तो ये स्मॉल साइज्ड फास्ट मेमोरी है प्लेस्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU। हाई स्पीड वोलेटाइल मेमोरी contains most frequently accessed instruction and data located inside CPU chip, internal cache L1 and L2 और motherboard external cache L3। लोकेशन इसका कैश मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के बीच में होती है। तो कैश मेमोरी का मेन एम यही है कि जब भी CPU को डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है वो डायरेक्ट मेन मेमोरी से एग्जीक्यूट करता था, तो इससे डेटा एक्सेस टाइम ज़्यादा लगता था और परफॉर्मेंस स्लो होती थी। तो कैश मेमोरी ऐसे डेटाज और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है जो कि CPU फ्रीक्वेंट यूज़ में लेता है। नाउ कम्स वर्किंग ऑफ कैश। कैश वर्किंग क्या है कि CPU पहले जब भी डेटा कोई या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो तो वो पहले कैश में चेक करेगा कि वो डेटा कैश में प्रेजेंट है या कि नहीं। तो पहले इसमें ये चेक करेगा कैश में अगर प्रेजेंट है तो वो फर्दर प्रोसेस और उसका एग्जीक्यूशन करेगा, नहीं तो वो मेन मेमोरी से लेकर कॉपी करेगा कैश में, जिससे कि अगर वो डेटा एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा यूज़ करना पड़े तो बार बार कॉपी ना करना पड़े मेन मेमोरी से, डायरेक्ट कैश मेमोरी से ही एक्सेस कर ले, और जिससे एक्सेस टाइम एंड परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, डिले ना हो। तो हम कह सकते हैं द CPU initially looks in cache for the data it needs. If the data is present, it will retrieve it and process it. If the data is not present, then CPU access the system main memory and then puts a copy of new data in cache before processing it. And next time if CPU needs to access the same data again, it will just retrieve the data from cache instead of going through whole loading process again.
ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेन मेमोरी से जब भी डेटा कॉपी होता है कैश में तो वो डेटा ट्रांसफ़र होता है ब्लॉक्स के फॉर्म में, और कैश मेमोरी से सीपीयू में वर्ड्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है। नाउ कम्स कैश परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट, जो कि मेजर्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हिट रेशियो। तो पहला उसके पहले हमें पता रहना चाहिए कैश हिट और कैश मिस क्या होता है। कैश हिट, इफ़ रिक्वायर्ड वर्ड इज़ फाउंड इन कैश, अगर जो भी डेटा सीपीयू को ज़रूरत है वो अगर कैश में प्रेजेंट है तो उसे कैश हिट कहते हैं, और जो अगर वो डेटा और वर्ड प्रेजेंट नहीं है कैश में तो उसे कैश मिस कहते हैं। तो फिर सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू मेमोरी से उस डेटा को एक्सेस करेगा और उसकी एक कॉपी बनाएगा कैश में, फिर वो कैश से लेगा डेटा। देन कम्स हिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हिट्स अपॉन हिट्स प्लस मिस, और इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीपीयू रेफरेंस। सीपीयू रेफरेंस का मतलब ये है कि कैश मेमोरी प्लस मेन मेमोरी एक्सेस। देन कम्स मिस रेशियो। मिस रेशियो नंबर ऑफ मिस अपॉन हिट्स प्लस मिस। तो हम कह सकते हैं हिट मीन्स कैश हिट मीन्स जब रिक्वायर्ड डेटा कैश में मिल जाती है तो उसे कैश हिट कहते हैं। कैश मिस जब रिक्वायर्ड डेटा कैश में ना मिले तो उसे कैश मिस कहते हैं। हिट रेशियो बताता है कितनी बार कैश सक्सेसफुली डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इसका ये है मेन यूज। एंड देन कम्स मिस रेशियो। मिस रेशियो बताता है कि कितनी बार कैश फेल हो रहा है डेटा को ट्रांसफ़र करने में डायरेक्ट कैश टू सीपीयू। देन कम्स कैश एक्सेस टाइम। कैश एक्सेस टाइम को कैश हिट टाइम भी कहते हैं। दिस इज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वर्ड फ्रॉम द कैश। सीपीयू कितना टाइम लेता है किसी भी डेटा या वर्ड को एक्सेस करने में कैश से। देन कम्स मिस पेनल्टी। मिस पेनल्टी also known as cache miss time penalty. It is the time required to fetch required block from main memory. जब भी CPU डेटा एक्सेस करता है कैश से जो कि प्रेजेंट नहीं रहता है कैश में, तो वो डायरेक्ट मेन मेमोरी से ट्रांसफ़र करता है डेटा कैश में। तो कैश में वो एक कॉपी बनती है तो फिर उसके बाद वो एक्सेस करता है कैश से। तो मिस पेनल्टी में दो टाइम इंक्लूड होता है, कैश मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। नाउ द नेक्स्ट टर्म कम्स एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ सीपीयू, जो जिसको फॉर्मूला है हिट रेशियो इनटू कैश एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस हिट रेशियो इनटू मिस पेनल्टी। जनरली हिट रेशियो इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच। मिस रेशियो को हम तब कह सकते हैं 1 माइनस एच। So the last formula of this and the main formula of average access time of CPU is H into TC, that is cache access time, plus 1 minus H hit ratio into TM, that is memory access time. तो मिस पेनल्टी टाइम इंक्लूड्स कैश एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो हम इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं। The access time of cache memory is 100 nanosecond and that of main memory is 1000 nanosecond. It is estimated that 80% of main memory requests are for read and the remaining 20% for write. The hit ratio for read access is 0.9. A write through procedure is used. दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, एक होता है राइट थ्रू प्रोसीजर और एक होता है राइट बैक प्रोसीजर। राइट थ्रू प्रोसीजर मीन्स कैश जब भी डेटा को अपडेट करता है तो वो डायरेक्टली उसी टाइम मेन मेमोरी में भी अपडेट कर देता है, तो उसे कहते हैं राइट थ्रू प्रोसीजर। एंड राइट बैक प्रोसीजर मीन्स कैश में जब कैश डायरेक्टली उसी समय मेन मेमोरी में डेटा अपडेट नहीं करेगा, वो पहले कैश में जब डेटा रिमूव हो जाएगा देन मेन मेमोरी में राइट करेगा, तो उसे कहते हैं राइट बैक प्रोसीजर। तो what we have to find in this question, average access time of system considering only memory read cycle. Next, second one is average access time of system for both read and write cycle. Third, hit ratio taking write cycle. तो सबसे पहले फॉर्मूला ये
हम लोग देखे ही हैं, एवरेज एक्सेस टाइम इक्वल्स टू एच इंटू टी सी प्लस 1 माइनस एच इंटू टी एम, दैट इज 1 माइनस एच इज कॉल्ड मिस रेशियो। तो फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन टोटल रीड एक्सेस टाइम इक्वल्स टू एच इंटू टी सी प्लस 1 माइनस एच इंटू टी एम। एच क्या है? हीट रेशियो, जो कि दिया है 0.9 फॉर रीड एक्सेस, इंटू 100 क्या है? कैश एक्सेस टाइम, जो कि 100 नैनो सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में, प्लस 1 माइनस हीट रेशियो 0.9 इंटू टी एम मेमोरी एक्सेस टाइम, नॉट मिस पेनल्टी एक्सेस टाइम, जो कि इंक्लूड करता है कैश मेमोरी प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एंड एक्सेस टाइम 1000 गिवन है नैनो सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.9 इंटू 100 प्लस 1 माइनस 0. इंटू 1100, तो आंसर आ जाएगा 200 नैनो सेकेंड। दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सेस टाइम फॉर रीड cycle. Then comes the second part of this question. Firstly, we need to calculate the total write access time, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ सिस्टम फॉर बोथ रीड एंड राइट। तो रीड के लिए कैलकुलेट कर लिए हैं, राइट के लिए करना है टोटल राइट एक्सेस टाइम। तो टोटल राइट एक्सेस टाइम इक्वल्स टू 1 इंटू मैक्सिमम ऑफ कैश मेमोरी एक्सेस टाइम एंड मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। जो उसका जो मैक्सिमम होगा वो होगा टोटल राइट एक्सेस टाइम, दैट इज 1000 नैनो सेकेंड। तो एवरेज एक्सेस टाइम फॉर बोथ रीड एंड राइट इक्वल्स टू, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 80% ऑफ मेमोरी रिक्वेस्ट आर फॉर रीड, तो लिख लेंगे 80% आर रीड रिक्वेस्ट प्लस 20% फॉर राइट रिक्वेस्ट। देन 80% मीन्स 0.8 इंटू रीड के लिए 200 नैनो सेकेंड हमने कैलकुलेट किया था, प्लस राइट के लिए 0.2, दैट मीन्स 20% इंटू 1000 नैनो सेकेंड्स फॉर राइट एक्सेस टाइम। तो कैलकुलेट कर लेंगे 160 प्लस 200, दैट इज 360 नैनो सेकेंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम इज वी हैव टू फाइंड हिट रेशियो टेकिंग राइट साइकिल। हिट रेशियो का फॉर्मूला है के लिए 0.8 इंटू 0.9, क्योंकि 0.8 किस लिए? क्योंकि 80% हो रहा है रीड के लिए, तो 0.9 है हिट रेशियो फॉर रीड एक्सेस, प्लस 0.2 20% हो रहा है राइट रिक्वेस्ट के लिए, इंटू जीरो क्यों किया? क्योंकि हिट रेशियो फॉर राइट एक्सेस इज ऑलवेज 0। तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 0.72 इज द रिक्वायर्ड हिट रेशियो। थैंक यू।